सभी साथियों को, छात्रों को डॉक्टर गजानन आर्य का नमस्ते। आपने अभिव्यक्ति और माध्यम, अंतरा और अंतराल, इन सभी वीडियो को देखा। अभिव्यक्ति और माध्यम की दूसरी कड़ी पर हम रेडियो और दूरदर्शन के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पिछले वीडियो पर आपने लोकतंत्र के 4 स्तंभ का अध्ययन किया। रेडियो का आविष्कार किसने और कब किया? रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने 1895 में किया। अंग्रेजी में इसको 1895 कहते हैं। भारत में आकाशवाणी और दूरदर्शन का नियंत्रण किसके पास है? भारत में आकाशवाणी और दूरदर्शन का नियंत्रण प्रसार भारती नाम की संस्था के पास है। रेडियो समाचार की संरचना किस शैली में होती है? रेडियो समाचार की भाषा शैली का मतलब होता है बोलने के लिए जिस भाषा की संरचना की जाती है, जिससे आम लोग अच्छी तरह समझ सकें, समाज के सभी वर्ग के लोग समझ सकें, उसे भाषा शैली कहते हैं। ये न अधिक कठिन होने चाहिए और न ही अधिक सरल होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, यह अत्यधिक विस्तृत न हो और अत्यधिक संक्षिप्त छोटा न हो। रेडियो समाचार की भाषा शैली समाज के सभी वर्गों व स्तरों के अनुरूप होती है, अर्थात समाज का हर वर्ग, शिक्षित, अशिक्षित और अन्य भाषाभाषी भी इसे आसानी से समझ सके। यह डायमंड आकार शैली में बनी होती है। डायमंड का मतलब होता है हीरा। इसमें पहले उद्घोषणा होती है, अर्थात मुख्य बात को पहले रखी जाती है, उसके बाद मुख्य समाचार, फिर समाचार का विस्तार, फिर से मुख्य समाचार प्रसारित किए जाते हैं। रेडियो की विशेषताएं क्या हैं? यह सचल माध्यम है। रेडियो के समाचार कहीं भी सुन सकते हैं। सचल का मतलब होता है आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जाकर के सुन सकते हैं, अर्थात रेडियो को कहीं भी जिसमें बैटरी की सुविधा हो, जैसे आजकल मोबाइल में भी सुविधा है, चलते फिरते या बैठ करके अपने मित्रों के साथ सुन सकते हैं, अकेले भी सुन सकते हैं। यह श्रव्य माध्यम है। श्रव्य का मतलब होता है सिर्फ जिसे सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते रेडियो को। यह शिक्षित अशिक्षित दोनों के काम का है, अर्थात पढ़ा लिखा व्यक्ति भी और अनपढ़ व्यक्ति भी दोनों ही इसका उपयोग कर सकते हैं। यह सस्ता है, इसमें बिजली की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ बैटरी मात्र से काम चल जाता है और सस्ता भी मिलता है। आजकल तो मोबाइल टेलीफोन में भी इसको सुनने की व्यवस्था है। रेडियो के समाचार उल्टा पिरामिड शैली से होती है। पिरामिड का मतलब होता है त्रिकोण। अगर त्रिकोण का ऊपरला हिस्सा 1 कोना, निचला हिस्सा 2 कोना होता है, उल्टा पिरामिड का मतलब होता है ऊपर, उसको ठीक पलट दीजिए, ऊपर 2 कोने होंगे, नीचे 1 कोना, अर्थात पहले विस्तृत बात करते हुए धीरे धीरे संक्षिप्तता की ओर चलते जाते हैं। इसे उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। रेडियो की खामियां क्या है? खामियां का मतलब होता है कमियां। इसमें केवल आवाज है, इसमें दृश्यों का अभाव है, इसमें समाचार को पुनः सुनने की सुविधा नहीं है। अगर आप समाचार सुन रहे हैं और सुनते हुए अचानक दिमाग परिवर्तित हो गया या किसी कारण से बिजली चली गई, तो आप तत्काल उसे दोबारा नहीं सुन सकते या उसे पीछे करके नहीं सुन सकते।
इसमें वरीयता के अनुसार समाचार सुनने की सुविधा नहीं है। वरीयता का मतलब होता है क्रम से। जैसे किसी को राजनीतिक समाचार पहले पसंद है और बाद में खेल का समाचार पसंद है तो संभवतः सुनने को मिल सकता है। अगर किसी को खेल का समाचार पहले पसंद है और राजनीतिक समाचार पसंद नहीं है तो आपकी वरीयता का ध्यान नहीं रखा जाएगा, अपितु वाचक जिस विधि से बोल रहा है आपको वैसा ही सुनना पड़ेगा। इसमें अखबार के समान कभी भी पढ़ने की सुविधा नहीं है। अगर आपने रेडियो ऑन किया और समाचार की आखिरी लाइन चल रही हो तो न आप उसे दोबारा सुन सकते हैं और न ही उसको दोबारा पढ़ने की सुविधा नहीं है। इसमें आपको अगला जो कार्यक्रम समाचार प्रसारित किया हो जाएगा या जो कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा उसे ही आप सुन सकते हैं। रेडियो समाचार लेखन के लिए किन बुनियादी बातों पर ध्यान देना चाहिए? रेडियो समाचार लेखन की कॉपी टंकित होनी चाहिए। टंकित का मतलब टाइपिंग किया हुआ होना चाहिए, जिससे रेडियो समाचार वाचक या वाचिका को शब्दों को पढ़ने और उनका उच्चारण करने में कोई परेशानी नहीं हो। प्रत्येक पृष्ठ के अंत में कोई पंक्ति अधूरी न हो। 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में ही लिखा जाना चाहिए। प्रतिशत का चिन्ह भी बनाकर उसे लिखा जाना चाहिए। आंकड़ों का कम से कम प्रयोग हो और उन्हें शब्दों में लिखा जाना चाहिए। यह समाचार लेखन और वक्तव्य को पाठक के और पाठिका के लिए पढ़ने या पढ़ने वाले या वाचक या वाचिका के लिए सुविधाजनक होता है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया रेडियो भारत का एक मुख्य समाचार वाचक रेडियो चैनल है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना सन 1938 में हुई थी। तो इस प्रकार आप ये देखते हैं रेडियो को कब और यह सुविधा प्राप्त हुई। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दूरदर्शन टेलीविजन के बारे में। टेलीविजन का आविष्कार किसने और कब किया? टेलीविजन का आविष्कार अमेरिका के फिलो फार्न्सबर्थ ने सन 1928 में किया था। तो अमेरिका के रहने वाले एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने रेडियो का आविष्कार सन 1928 में किया। टेलीविजन समाचार की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? टेलीविजन की भाषा शैली समाज के सभी वर्गों और स्तरों के अनुरूप होना चाहिए। यह उल्टा पिरामिड शैली होती है। जब टेलीविजन का में जो समाचार बोलने के लिए लिखा जाता है उसकी भाषा शैली ऐसी होनी चाहिए, सरल हो, मधुर हो, संक्षिप्त हो, अति संक्षिप्त न हो, पर सभी लोग आसानी से समझ सकें, अर्थात भाषा में सरलता और माधुर्य होना आवश्यक है। टीवी समाचार लेखन की बुनियादी शर्तें क्या है? टीवी का मतलब टेलीविजन, जिसे हिंदी में दूरदर्शन कहा जाता है। आपने यहाँ देखा दूरदर्शन, पर टीवी इसलिए कहते हैं, टेलीविजन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह आम जनता के मुख पर चढ़ा हुआ है। टेलीविजन, टेलीविजन, टीवी, टीवी, इसलिए आप लिख सकते हैं, लेकिन शुद्ध शब्द दूरदर्शन ही है। दूरदर्शन समाचार लेखन की बुनियादी शर्त दृश्य के आधार लेखन होना चाहिए, अर्थात उसमें जो चित्र दिखाया जा रहा है उसी के अनुरूप ही लेखन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि दृश्य कुछ और दिखाया जा रहा है और लेखन में कुछ और बातें नजर आती हो। पहली मुख फिल्म कौन सी थी और कब बनी? मुख फिल्म का मतलब ऐसा फिल्म जिसमें बोला न जाता हो। शुरू में सिर्फ चित्र दिखाया जाता था और उसमें बोलने की सुविधा नहीं थी। पहली मुख फिल्म का नाम है राजा हरिश्चंद्र। सन 1913 में ये बनी थी। अब पहली बोलती फिल्म कौन सी है? बोलती फिल्म का मतलब यह है फिल्म में चित्र भी दिखाया जा रहा था और साथ में गाना या बोलने की सुविधा भी थी, और उसका नाम था, पहली बोलती फिल्म का नाम आलम आरा। यह 1931 में बनी। छात्र इस बात पे ध्यान दें, लेखन लिखते समय में 1913 और 1931 में गलती कर जाते हैं, क्योंकि 13 और 31 में थोड़ा बहुत समानता है।
हाँ, दूरी जरूर है, पर इस बात को लेखन के समय में गलती कर जाते हैं। इसीलिए बोलती फिल्म आलम आरा 1931 में बनी और बिना बोलती फिल्म, जिसे मूक फिल्म कहते हैं, राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनी। इसका ध्यान रखें। टेलीविजन की विशेषताएं क्या है? यह 24 घंटे समाचार सुनाता है, अर्थात टेलीविजन में आप बार बार उसी समाचार को सुन सकते हैं। यह मनोरंजन का सशक्त माध्यम है। इसमें देखने और सुनने दोनों की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह घटनाओं को तुरंत श्रोताओं तक पहुंचाता है। कहीं पर कोई भी घटना घटती है तो वहां पर जो संवाददाता है तुरंत वहां पर लेकर के वहां का तत्काल का चित्र दिखाते हैं, लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, जो लोग उन्होंने आंखों से देखा उनसे भी पूछते हैं। इसका मतलब यह है कि आप तुरंत आप उसे देख सकते हैं, अर्थात श्रोता जो है या दर्शक के रूप में उसे अच्छी तरह तत्काल ही देख सकता है, जिसे हम लोग डायरेक्ट प्रसारण कहते हैं। इसमें ब्रेकिंग न्यूज की व्यवस्था है। ब्रेकिंग न्यूज का मतलब है तत्काल कोई अचानक सूचना मिल जाती है, समाचार चल रहा है और अचानक राष्ट्र की ओर से कोई सूचना प्रसारण होता है, तत्काल उसमें बताने की व्यवस्था है। टेलीविजन की खामियां बताइए। यह खामियां का मतलब कमियां। यह अश्लीलता परोसता है। इसका प्रसार व उपयोग बहुत महंगा है। इसने भारतीय समाज और सभ्यता को आहत किया है। इसे 24 घंटे देखने से समय बर्बाद होती है। इसमें ज्यादा देखने से आंखों के लिए भी खतरा है। अगर बच्चे लगातार इसे देखते रहें तो आंखों पर दुष्प्रभाव भी पड़ता है। दूरदर्शन के लिए उद्देश्य क्या होने चाहिए, अर्थात दूरदर्शन किन उद्देश्यों को लेकर के अपने प्रसारण करेगा? सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता, वैज्ञानिक चेतना का विकास, परिवार कल्याण को प्रोत्साहन, कृषि का विकास, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक विकास, खेल संस्कृति का विकास, सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहन आदि दूरदर्शनों के उद्देश्य होने चाहिए। यहाँ स्पष्ट है समाज को सही दिशा पर परिवर्तन करने के लिए भी समाचार ऐसे दिखाए जाएंगे। राष्ट्रीय एकता, ऐसे प्रसारण हो जिसमें राष्ट्रीय अखंडता या राष्ट्रीय एकता को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। वैज्ञानिक चेतना का विकास, ऐसे बातें दिखाई जाए जो साइंटिफिकली वैज्ञानिक तरीके से मनुष्य के चेतना का विकास और विकसित होता रहे। परिवार कल्याण का प्रोत्साहन, समाज में परिवार का मुख्य स्थान है, उसमें जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका प्रोत्साहन होता रहना चाहिए। कृषि का विकास, भारत जो है कृषि प्रधान देश है, इसीलिए कृषि के हर क्षेत्रों का उसका चर्चा होती रहनी चाहिए और उससे संबंधित सारे प्रश्नों का समाधान भी होते रहना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण आवश्यक है जिससे हम लोग जीते हैं और उसे पर्यावरण का अगर अधिक नुकसान हो जाता हो तो हमारे लिए हानिकारक है और हर जीवित प्राणियों के लिए हानिकारक है। सामाजिक विकास, हमारे समाज में किस प्रकार का विकास हो, खेल संस्कृति प्रति बच्चों की रुचि हो, हर एक खिलाड़ियों का रुचि हो, इन सब चीजों का दूरदर्शन में अधिक से अधिक प्रसार होना चाहिए। टेलीविजन समाचार में प्रसारण किन किन विभिन्न चरण किया जाता है, तो यहां पर आप देखेंगे कैसे टेलीविजन में प्रचार किया जाता है। इसमें देखिए, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, डाई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर वाइड, लाइव, एंकर पेज। त्वरित समाचार, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, किसी विशेष समाचार का पूर्ण विवरण देने में देर लगाने की स्थिति में उस समाचार का संक्षिप्त रूप न्यूज एजेंसी, पत्र, रेडियो या टीवी को दिया जाता है। इसको त्वरित समाचार या ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। ब्रेकिंग न्यूज का मतलब है तुरंत एकदम जो कोई संक्षिप्त समाचार, विशेष समाचार आ रहा हो, तुरंत टेलीविजन में बता दिया जाता है कि यह विशेष समाचार है,
जिसे कहा जाता है ब्रेकिंग न्यूज या त्वरित समाचार, इसे हिंदी में कहा जाता है। अब हमने ड्राई एंकर, यहां पर आप देख रहे हैं सबकी व्याख्या हो रही है। ड्राई एंकर क्या होता है? यह खबर एंकर बताता है, यह घटना के दृश्य न आने से पहले की खबर है। एक तो होता है सीधा प्रसारण, अगर कहीं कोई घटना घट जाती है तो। लेकिन अगर सीधा प्रसारण नहीं होता हो तो टेलीविजन में जो एंकर, जो बोलने वाला व्यक्ति बैठा रहता है, समाचार वाचक होता है, या कहीं पर एक जगह विशेष पर जाकर के जब तक से डायरेक्ट जो वहां से प्रसारण देता है और वह संवाददाता उस सूचना को देता है, तो उसे कहते हैं ड्राई एंकर। फोन इन का मतलब है एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करता है। यह रिपोर्टर घटनास्थल पर मौजूद रहता है, वह घटना की अधिक से अधिक जानकारी देता है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो तत्काल न दिखाया जा सकता है और कई बार सुविधा भी उपलब्ध नहीं होती है, तो टेलीफोन से वो तत्काल समाचार देते हैं। कुछ समाचार ऐसे होते हैं जो बंद कमरे में चर्चा होती रहती है, उनकी संभावनाओं को वो टेलीफोन के माध्यम से हमारे को सूचनाएं पहुंचाता, ये संभावित है, तो उसे कहते हैं फोन इन। एंकर विजुअल, जब घटना के कुछ दृश्य आ जाते हैं तो एंकर समाचार पढ़ने के बाद कुछ दृश्यों को दिखाता है, तो इस प्रकार से एंकर विजुअल कहते हैं। विजुअल का मतलब है जो आंखों से सीधा दिखाई देता हो। एंकर बाइट, घटनास्थल मौके पर उपस्थित प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों के कथन से एंकर समाचारों की प्रामाणिकता को सिद्ध करता है। अर्थात घटनास्थल पर जो लोग उपस्थित होते हैं या उस घटना को प्रत्यक्षदर्शी मतलब आंखों से तत्काल देखे रहते हैं, और उस घटना को जो देखने वाले व्यक्ति हैं उनसे पूछा जाता है कि आपने कैसे देखा, क्या देखा, क्या क्या इसमें विशेषताएं देखी, और वो अपने जो आंखों से देखी हुए समाचार को तत्काल वर्णन करते हैं। तो ऐसे समाचार को एंकर बाइट कहते हैं। लाइव, घटना का सीधा प्रसारण, सभी प्रमुख चैनल घटना तत्काल विवरण देते हैं। जिस प्रकार से जब चुनाव होता है तो आप देखते हैं कि लाइव प्रसारण होता रहता है, या हमारे किसी भी देश का मुख्य नेता जब कोई विशेष समाचार देता रहता है, लाल किला से झंडा फहराते हैं या कोई अन्य चीजें होती हैं, सीधा प्रसारण किया जाता है, उसे कहते हैं सीधा प्रसारण। एंकर पैकेज किसी भी बड़ी खबर को पूर्णता के साथ प्रस्तुत करने का माध्यम है। इसमें घटना के दृश्य, बाइट, कथन आदि के माध्यम से समस्त सूचनाएं दी जाती है। अर्थात कोई खबर है, उसको पूरी की पूरी घटना आपके सामने में रख दें, उसे एंकर पैकेज कहा जाता है। 24 घंटे 7 दिन समाचार चैनलों के नाम बताइए। ऐसे कुछ चैनल हैं जो 24 घंटे चलते रहते हैं। आज तक, एनडीटीवी, जी न्यूज, स्टार न्यूज, एबीपी न्यूज, दूरदर्शन, न्यूज 24, सहारा आदि, ये जो है ना, हमेशा इसमें सिर्फ समाचार चलते रहते हैं। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? भारत में टेलीविजन की शुरुआत 1959 में शुरुआत हुई थी। ये भारत में पहली बार हुई है। भारत में रंगीन टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? भारत में रंगीन टेलीविजन की शुरुआत 1982 में हुई थी। उस समय भारतवर्ष में खेल हुआ था। उस समय की तत्काल के सरकार ने इसे रंगीन टेलीविजन भारतवर्ष में लाया था। भारत में टेलीविजन सेवा रेडियो की पृथक कब हुई? 1976 में टेलीविजन सेवा रेडियो से पृथक हुई। अर्थात प्रसार भारती में 2 अलग अलग संस्थाएं बन गई, एक टेलीविजन का प्रसार करता है और एक रेडियो का प्रसार करता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद इंटरनेट। इंटरनेट आज का सबसे सशक्त और सरलतम माध्यम है। थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन ये सबसे मजबूत कारगर है। छात्र घर बैठे बैठे अपने
पढ़ाई कर सकते हैं। इंटरनेट क्या है? यह एक औजार है जिससे आप सूचना, मनोरंजन आदि व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक संवाद हेतु प्रयोग कर सकते हैं। यह एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप एक दूसरे को सूचना देते हैं और सूचना प्राप्त भी करते हैं। मनोरंजन का तो यह सशक्त माध्यम है तथा व्यक्तिगत का मतलब आपसी बात, जैसे ईमेल वगैरह कर सकते हैं। सार्वजनिक संवाद ऐसी बातें जो सभी के लिए हैं, आप फेसबुक वगैरह में देखते हैं, वो हर एक के लिए सूचनाएं मिल जाती हैं। इस प्रकार से अन्य चैनल भी हैं जहां से ये प्राप्त होते हैं। भारत में इंटरनेट का पहला दौर कब शुरू हुआ? भारत में इंटरनेट का पहला दौर 1993 में शुरू हुआ। इंटरनेट पत्रकारिता के अन्य प्रचलित नाम क्या है? ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता। इंटरनेट की सुविधा विशेषताएं बताइए। इंटरनेट से क्या क्या फायदे होते हैं, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। यह समाचारों का संकलन, सत्यापन और पुष्टिकरण का काम करता है। इसका बटन दबाते ही दुनिया भर की खबरें मिल जाती हैं। 24 घंटे में जो भी जानकारी हम प्राप्त करना चाहें मिल जाती है। प्रायः सभी समाचार इंटरनेट पर उपलब्ध है। आधुनिक इंटरनेट का युग वरदान है। आधुनिक युग का वरदान इंटरनेट है, ये तो सच्चाई है। इस युग में इंटरनेट के माध्यम से हम तत्काल ही कोई भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, सूचनाएं भेज सकते हैं और फिल्म भी देख सकते हैं, अपने फिल्मों को भी अपलोड कर सकते हैं। तो यह आजकल का सबसे बड़ा वरदान है। इंटरनेट की खामियां बताएं। खामियां का मतलब कमियां। इंटरनेट के माध्यम से अपराध बढ़ गए हैं। इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से या सूचनाओं के माध्यम से अपराध भी बढ़ गए हैं। यह सामान्य जन की पहुंच से बाहर है। इसमें खर्च आता है। पहले तो आपको कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फोन खरीदना पड़ेगा, फिर उसमें पैकेज डलवाना पड़ेगा, फिर उसको चार्जिंग करता रहना पड़ेगा। तो इसीलिए थोड़ा महंगा जरूर है। यह अश्लीलता और गंदगी फैलाने का माध्यम बन गया है। तो इससे हम देख रहे हैं कि समाज में कुछ अश्लीलताएं भी फैल रही हैं जो यह अनुचित है। पर इसको प्रयोग करने का तरीका भी होना चाहिए। हमेशा लाभ और उन्नति के लिए ही प्रयोग करके हम इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। इंटरनेट से युवा पीढ़ी का आकर्षण अनेक संकट पैदा कर रहा है, क्योंकि युवा पीढ़ी से चिपकी रहती है। और सबसे बड़ी बात यह होती है, किशोर जो अवस्था होती है उस समय में यह बड़े सावधानी से प्रयोग करने का यह तरीका है। इसीलिए युवा पीढ़ी का आकर्षण भी है और किशोर अवस्थाओं के लिए थोड़ा सा संकट का कारक है। यह बहुत महंगा माध्यम है। इंटरनेट पत्रिका की कुछ अपडेट साइट का नाम बताइए। एनडीटीवी, आज तक, IBN 7, स्टार न्यूज, एबीपी न्यूज, ये इंटरनेट में भी पूरी तरह मिल जाती है। इंटरनेट पत्रिका ने दुनिया को कैसे समेट लिया है? इंटरनेट पत्रिका ने दूरियां समाप्त करके दुनिया को बहुत नजदीक ला दिया है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रिका शुरू करने का श्रेय किसको है? तहलका.com को। तहलका.com ने इस पर एक पत्रिका की शुरुआत की थी जो काफी प्रसिद्ध रहा है और आज भी यह अच्छे समाचार प्रदान करता है। पत्रकारिता के विविध आयाम। पत्रकारीय लेखन क्या है? अखबार पाठकों को सूचना देने, जागरूक और शिक्षित बनाने तथा उसके मनोरंजन का दायित्व निभाते हैं। पत्रकार इस दायित्व की पूर्ति के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। अर्थात एक अच्छा पत्रकार ऐसे लेख लिखता है जो दूसरों को सूचना प्राप्त हो और समाज और व्यक्ति जागता रहे या शिक्षित बनता रहे, साथ में समाज में बोझ न बन जाए, इसलिए मनोरंजन का भी कार्य वो निभाते हैं। तो इसे कहते हैं पत्रकारीय लेखन। पत्रकारिता का अर्थ क्या है? पत्रकारिता अंग्रेजी के जर्नलिज्म शब्द का अनुवाद है।
जर्नलिज्म शब्द में फ्रेंच शब्द जर्नी या जर्नल यानी दैनिक शब्द समाहित है, जिसका तात्पर्य है कि दिन प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य। यह एक तरह से दैनिक इतिहास लेखन है। जो बीत जाता है क्षण उसे इति कहते हैं। इति आशा ऐसा ही था। तो जो बीत गई सूचनाएं हैं उसको लिखना या आने वाले को समाधान करना, उसके शिक्षित करना, ये सब पत्रकारिता का मुख्य साधन है। पत्रकार कितने प्रकार का होते हैं? पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णकालिक पत्रकार 1, 2 अंशकालिक पत्रकार और तीसरा होता है फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार। पूर्णकालिक पत्रकार किसी भी समाचार संगठन के नियमित वेतनभोगी पूर्णकालिक पत्रकार होते हैं। अर्थात कुछ पत्रकार ऐसे होते हैं जो समाचार संस्थाओं से, प्रकाशन संस्थाओं से पूरी तरह तनख्वाह लेते हैं, पूरी तरह वेतन लेते हैं और पूरा काम करते हैं। अर्थात इनको पूर्णकालिक पत्रकार कहते हैं। अंशकालिक पत्रकार एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाले पत्रकार अंशकालिक पत्रकार होते हैं। अर्थात कुछ पत्रकार ऐसे भी होते हैं जो अपना समाचार लेख लिख करके पत्रिकाओं में या दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु भेजते हैं, छपाने के लिए भेजते हैं और उसके बदले में उन्हें भुगतान मिलता है। उसे अंशकालिक पत्रकार कहते हैं। फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार जो भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों में लिखें, वे स्वतंत्र पत्रकार हैं। अर्थात भुगतान तो वो लेते हैं अपने लेख का, लेकिन वो किसी पत्र विशेष के लिए, समाचार पत्र विशेष के लिए या पत्रिका विशेष के लिए नहीं लिखते हैं। वो अपने लेख को लिखते हैं और अलग अलग पत्रिकाओं या समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हैं। उसे फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार कहते हैं। पत्रकारीय लेखन को ध्यान देने की बातें क्या है? सीधी, सरल एवं प्रभावी भाषा का प्रयोग, गूढ़ विषयों की प्रस्तुति सरल, सहज व रोचक हो, लेख उद्देश्यपूर्ण हो। पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार बताइए। पहला, खोज परक पत्रकारिता। ऐसी पत्रकारिता जिसमें गहराई से छानबीन करके तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाया जाता है, जिसे दबाने या छिपाने का प्रयास किया जाता है। दूसरा, वॉचडॉग पत्रकारिता। किसी काम काज पर निगाह रखते हुए किसी गड़बड़ी या पर्दाफाश करना वॉचडॉग पत्रकारिता कहते हैं। सरकारी कुछ कार्य ऐसे होते हैं उस पर ध्यान देना आवश्यकता है ताकि वह काम विधिवत हो और समय पे हो, साथ में जिस तरीके से उसका निर्णय किया गया है और वह अच्छा से अच्छा बने ताकि उसमें कोई कमी न रह जाए, ऐसे वो कहते हैं वॉचडॉग पत्रकारिता। एडवोकेसी पत्रकारिता तीसरा नंबर। किसी खास मुद्दे को उछालकर उसके पक्ष में जनमत लाने का अभियान चलाना एडवोकेसी पत्रकारिता कहलाता है। कोई भी मुद्दा हो जो समाज के लोगों के सामने में रखा जाता है और उस पर एक पक्ष चलाया जाता है ताकि लोगों का राय कैसा हो ये समझा जा सके, उसे एडवोकेसी कहते हैं। वैकल्पिक पत्रकारिता, जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकास के सामने लाए और उसके अनुकूल वैकल्पिक सोच को व्यक्त करता है, उसे वैकल्पिक मीडिया कहते हैं। अर्थात मीडिया व्यवस्था में जो विकास हो रहा है और सामाजिक जो सोच है, दोनों को तारतम्यता बिठा के उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। विशेषकृत पत्रकारिता, पत्रकार से आशा की जाती है कि वह घटनाओं को तह पर जाए और उसका अर्थ स्पष्ट करे ताकि अन्य पाठकों को बताए कि उस समाचार का महत्व क्या है। इसकी
इसके लिए विशेषता की जरूरत होती है। विशेषीकृत पत्रकारिता के 7 प्रमुख क्षेत्र हैं: संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता, फैशन और फिल्म पत्रकारिता। ये अलग अलग क्षेत्र विशेष की वजह से अलग अलग पत्रकारिता कहलाती है। अर्थात जिस समाचार वाचक में या पत्रकार में खास रुचि हो, वो उसी विशेष क्षेत्र पर कार्य करता है, इसलिए विशेषीकृत कहलाता है। पत्रकारीय लेखन की संबंध किससे है? पत्रकारीय लेखन का संबंध समसामयिक और वास्तविक घटनाओं की समस्याओं से। समसामयिक का मतलब होता है तत्काल जो घटना घट रही है, पर सच्ची घटनाएं भी होनी चाहिए। आज पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी का सर्वश्रेष्ठ साइट कौन सी है? आज पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी का सर्वश्रेष्ठ साइट बीबीसी है। बीबीसी को एक उत्तम चैनल माना जाता है और वो अधिक से अधिक खोज करने पर विश्वास रखता है। हिंदी वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हिंदी वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या हिंदी फ़ॉन्ट की है। फ़ॉन्ट का मतलब होता है जो लिखने का संसाधन है, उसे फ़ॉन्ट कहा जाता है। भारत की पहली पत्रकारिता का साइट किसे माना जाता है? भारत की पहली पत्रकारिता साइट रिडीफ को माना जाता है। रिडीफ को माना जाता है। आप इसे वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, rediff.com के नाम से। इंटरनेट पत्रकारिता की 2 नियमित अपडेट साइट के नाम बताइए। एनडीटीवी और आज तक। इसके अलावा अन्य साइट भी हैं। उल्टा पिरामिड शैली का तात्पर्य क्या है? उल्टा पिरामिड शैली से समाचार का महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना अथवा क्लाइमेक्स सबसे ऊपर होता है, जिसे इंट्रो, जिसे मुखड़ा भी कहते हैं इसे, या आमुख कहते हैं। इसके 3 नाम है: इंट्रो, मुखड़ा और आमुख। बॉडी में पहले घटते क्रम समाचार होते हैं, अंत में समापन के अंतर्गत प्रासंगिक तथ्य और सूचनाएं होती है। ये जो चीजें, इसे उल्टा पिरामिड कहते हैं। जो ट्रायंगल बना हुआ है, तिकोना, ये उल्टा है, इसीलिए इसे उल्टा पिरामिड जो होता है इससे उल्टा होता है, तो पिरामिड को उल्टा करने पर उल्टा पिरामिड कहलाते हैं। इसमें एक चित्र के माध्यम से समझाया गया है। इसमें लिखा हुआ है इंट्रो, मुखड़ा और आमुख। यहां लिखा बॉडी विस्तार और यहां लिखा हुआ है, आप देखते हैं, समापन। अर्थात किसी समाचार को जब पहले बताया जाता है तो पहले उसके बारे में सूचनाएं दी जाती है मुख्य, फिर उसे विस्तार पूर्वक बताया जाता है, फिर संक्षिप्त में बताया जाता है। यह इसे उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। पीत पत्रकारिता क्या है? वैसे पीत शब्द का अर्थ पीला होता है, लेकिन यहां पर पत्रकारिता से जुड़ने पर ये जो शब्द है ये रूढ़ी है। पीत पत्रकारिता में सनसनीखेज घटनाओं को उभारा जाता है। इसका उपयोग प्रायः किसी के चरित्र हनन के लिए किया जाता है। इसे पेज 3 पत्रकारिता भी कहते हैं। कुछ पत्रकार लोभ अथवा लालच से दूसरों का गलत समाचार देते हैं, जिससे उसका चारित्रिक हनन होता है और उसकी जो ख्याति है वो मिट्टी में मिल जाती है। इसीलिए ऐसे पत्रकारिता को पीत पत्रकारिता कहा जाता है। डिकोडिंग का अर्थ क्या है? डिकोडिंग का अर्थ है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को खोजने की कोशिश। जो समाचार प्राप्त हुआ है उसका सही अर्थ जानना, जो उसमें उद्देश्य छिपा हो उसको पहचानना, उसे डिकोडिंग कहा जाता है। फीडबैक से हमें क्या पता चलता है? फीडबैक से हमें पता चलता है कि संपादक ने
जिस अर्थ के साथ संदेश भेजा है वह उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता को मिला है। तो अर्थात जब किसी समाचार को भेज देते हैं और उससे जब उससे पूछा जाता है कि क्या आपको यही अर्थ समझ में आया, तो उसे कहते हैं, अगर वो कहता है हाँ, तो फीडबैक से पता लग जाता है कि ठीक है। कई बार गलत अर्थ भी आभास हो जाता है, तो फीडबैक से पता लगता है कि जो सूचना भेजी गई है वह उस अर्थ में न मिल करके अन्य अर्थ में प्राप्त हुआ है। इसीलिए फीडबैक भी अनिवार्य है। बीट से आप क्या समझते हैं? संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उसकी दिलचस्पी और ज्ञान को माध्यम में रखते हुए किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं, जैसे अपराध, खेल, साहित्य, राजनीति, आर्थिक और हास्य आदि। ये अलग अलग क्षेत्र में है। जिस पत्रकार को जिस विषय में अत्यधिक रुचि है और उस विषय में गहन ज्ञान है, उसकी विद्या की रुचि उस क्षेत्र में है, तो उसे वही काम सौंप दिया जाता है। उसे कहते हैं बीट संवाददाता। बीट कवर करने वाले को क्या कहा जाता है? अर्थात ऐसा समाचार जो बीट के बारे में कवर करता है उसे क्या कहते हैं? बीट कवर करने वाले को संवाददाता कहा जाता है। एक प्रकार से एक संवाददाता है जो विषय विशेष का ज्ञान रखता है और उसी पर ही कार्य करता है। अखबारों में लेख लिखने वाले को क्या कहते हैं? अखबारों में विशेष लेख लिखने वाले को विशेष संवाददाता कहते हैं। तो विशेष संवाददाता जो होता है विशेष लेख को लिखता है। पत्रकारिता के पहलुओं का उल्लेख कीजिए। पत्रकारिता के 3 पहलू हैं। समाचारों को संकलित करना, उन्हें संपादित कर छपने लायक बनाना, पत्र या पत्रकारिता के रूप में छाप कर पाठकों तक पहुंचाना। विशेष लेखन क्या होता है? किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया लेखन विशेष को विशेष लेखन कहा जाता है। किन्हीं 3 खेल विशेषज्ञों के नाम बताइए। हर्ष भोसले, जसदेव सिंह, नरोत्तम पुरी। ये लोग विशेष को बीट पत्रकार कहते हैं। ये खेल विषय पर ज्यादा लिखते हैं। वेबसाइट पर हिंदी पत्रकार शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? वेबसाइट पर हिंदी पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय वेब दुनिया को दिया जाता है। इंदौर की नई दुनिया समूह के शुरू हुआ यह पोर्टल हिंदी का समूह पोर्टल है। पत्रकार की बैसाखियां क्या होती है? बैसाखियां जैसे किसी व्यक्ति का पैर किसी कारणवशात खराब हो गया हो तो बैसाखी का सहारा लेता है, जो सहायक उसका सामग्री है। तो ऐसे ही पत्रकार की भी बैसाखियां होती हैं। उसकी बैसाखी क्या है? अगर कमी हो तो दिक्कत हो जाती है। पत्रकार के गुणों को पत्रकार की बैसाखियां कहते हैं। ये निम्न है: सच्चाई, संतुलन, निष्पक्षता, स्पष्टता। अर्थात जो उसका लेख है उसमें सच्चाई होनी चाहिए, अधिक लंबा विस्तृत लिखा हुआ ना हो, अधिक छोटा ना हो, जो बातें वो कहना चाहता हो साफ और स्पष्ट समझ में आता हो। निष्पक्षता, निष्पक्षता का मतलब यह है वो किसी एक पार्टी या एक व्यक्ति या एक क्षेत्र विशेष का पक्ष लेने वाला ना हो। वो संतुलित, दोनों ही पार्टी, दोनों ही पक्ष, दोनों ही स्थान विशेष के बारे में बात करता हो। स्पष्टता, जो वो बात कह रहा है ऐसा होना चाहिए जो स्पष्टता हो सकता है उसके बारे में और भी कोई व्यक्ति जानता हो और भी अन्य लोग के मन और मस्तिष्क में वो स्पष्ट हो जाना चाहिए। इसीलिए विश्वसनीयता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। पत्रकारिता का महत्व क्या है? देश विदेशी गतिविधियों की जानकारी मिलती है। जन सामान्य को उसके कर्तव्यों, अधिकारों की जानकारी मिलती है। रोजगार के अवसर तलाशने में सहायता मिलती है। राष्ट्रीय चेतना का सशक्त आधार है। युगीन समस्याओं से जनता को जोड़ती है। मानव कल्याण की
को प्रेरणा देती है। पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? अगला प्रश्न है। पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है, हर वर्ष 30 मई को। इस तिथि को पंडित युगल किशोर शुक्ला ने 1826 में प्रथम हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन किया था। उदंत मार्तंड एक पत्रिका है, समाचार पत्रिका। नारद दिवस, पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? नारद दिवस इसको इसलिए कहते हैं, नारद को विश्व का सबसे पहला पत्रकार माना जाता है, संवाददाता माना जाता है। भारत के प्रथम पत्रकार महर्षि नारद का जन्म दिवस ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। नारद जयंती को पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। पत्रकारिता के अन्य आयाम क्या है? संपादकीय, यह समाचार पत्र की अपनी राय होती है। फोटो पत्रकारिता, जो बात हमारे शब्दों से स्पष्ट न हो वह फोटो से स्पष्ट हो जाती है। कार्टून कोना, कार्टून के माध्यम से की गई टिप्पणी पाठक के मन को छूती है। रेखांकन और कार्टोग्राफ, इसके प्रयोग से शब्दों के बिना ही संख्यात्मक विवरण प्रस्तुत किया जाता है। ग्राफ के प्रयोग से पूरी बात एक नजर में सामने आ जाती है। स्टिंग ऑपरेशन क्या है? स्टिंग ऑपरेशन में गुप्त रूप से कैमरा लगाकर बातचीत की जाती है और भ्रष्टाचार या अनैतिक का भंडाफोड़ किया जाता है। तो एक प्रकार से गुप्त कैमरा ऐसे लगा करके या छिपा करके बात की जाती है, जिसे सारे रिकॉर्डिंग आ जाती है और उसे मीडिया में डाल दिया जाता है ताकि भंडाफोड़ हो जाता है। प्रमुख स्टिंग ऑपरेशन का कौन कौन से हैं? तहलका, ऑपरेशन दुर्योधन प्रमुख स्टिंग ऑपरेशन माने जाते हैं। ये नाम है। अखबार और पत्रिका के लेखक और समाचार को किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? पत्रकार या लेखन, अखबार और पत्रिका के लेखक और पत्रकार को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पत्रकार या लेखक को यह ध्यान रखना चाहिए कि यह विशाल समुदाय के लिए लिखा जा रहा है। इसमें विद्वान से लेकर कम पढ़े लिखे, ग्रामीण या मजदूर भी शामिल है, हर प्रकार का वर्ग शामिल है। क्लाइमेक्स का क्या अर्थ है? समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पक्ष क्लाइमेक्स कहलाता है। विश्व में पत्रकारिता के अस्तित्व में आए हुए कितने वर्ष हो गए? विश्व में पत्रकारिता के अस्तित्व को आए हुए लगभग 400 वर्ष हुए हैं। तत्काल से लेकर अभी से लेकर 2020 में बात की जा रही है और 2020 में यह एक सामान्य 400 वर्ष माना गया है। संपादन, पत्र संपादकीय, संपादन का क्या अर्थ है? संपादन का अर्थ है किसी सामग्री की अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना। पठनीय का मतलब पढ़ने योग्य बनाना। संपादन में मुख्य रूप से क्या आवश्यक है? तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन, स्रोत। तथ्यों की शुद्धता, जो आप लिख रहे हैं या बोल रहे हैं वो स्पष्ट एकदम साफ होना चाहिए और जितने बात और जो बात कहना चाह रहे हैं उतने ही होनी चाहिए। वस्तुपरकता, जिस विषय में बात कर रहे हैं वही होना चाहिए, उल जलूल बातें नहीं होनी चाहिए। निष्पक्षता, इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है किसी एक पक्ष के विषय में आप ज्यादा तारीफ कर रहे हैं और दूसरे की बुराई कर रहे हो, ऐसा नहीं। दोनों को बराबर दृष्टि से देखना हुआ। संतुलन, इसके लिए संतुलन बनाए रखना पड़ता है भाषा में। स्रोत, कहां से आपने यह ज्ञान प्राप्त किया ये भी जानना आवश्यक है। पहले पृष्ठ पर
प्रकाशित होने वाले हस्ताक्षरित संपादकीय को क्या कहते हैं? पहले पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय पत्रकार को कार्टून कोना कहते हैं। संपादक के नाम पत्र कौन और क्यों लिखता है? समाचार पत्र में एक स्तंभ होता है जहां संपादक के नाम पाठकों के लिए पत्र आते हैं। यह जनमत संग्रह को प्रतिबिंबित करता है। पाठक विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय देता है और समस्याओं को उठाते हैं। जनसत्ता का चौपाल ऐसा ही स्तंभ है। स्तंभ का मतलब होता है एक विषय विशेष पर लेख लिखना। संपादकीय लेखन क्या है? संपादकीय पृष्ठ पर वरिष्ठ पत्रकार विषय विशेषज्ञ किसी विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इसमें लेखन के विचारों को प्रमुखता दी जाती है, लेकिन ये विचार तथ्यों पर आधारित होते हैं और लेखक अपने तर्कों के जरिए राय प्रस्तुत करता है। इसे संपादकीय लेखन कहा जाता है। संपादकीय में लेखक का नाम क्यों नहीं दिया जाता? संपादकीय में लेखक का नाम इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि संपादकीय किसी व्यक्ति विशेष का विचार नहीं होता जिसके जरिए अखबार के दृष्टिकोण व्यक्त किया जाता है। इसमें कई लोगों का सहयोग होता है। संपादकीय विभाग क्या करता है? खबरों, लेखों और फीचरों की व्यवस्थित ढंग से संपादित करने या कार्य संपादक का काम करता है। तो अगर आपको यह पसंद आया तो सबसे पहले लाइक बटन दबाएं और साथ में इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको अन्य वीडियो के लिंक आपको प्राप्त होंगे, अगला पाठ प्राप्त होगा। साथ में अभी अपने सभी मित्रों को भेजिए ताकि हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार होता रहे। हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार हम सब मिल करके कर सकते हैं। और भी आप कोई चीज इसमें जोड़ना चाहते हैं तो मुझे नीचे लिख करके अवश्य मैसेज भेजें। अगर आपको पसंद आया तो पर भी भेजें। इसको संकलित करने में काफी बड़ा योगदान एक व्यक्ति विशेष का है। हम उसको विनम्र होकर के प्रणाम करते हैं और आप सब मिलकर के इस हिंदी भाषा पत्रकारिता के इस ज्ञान को अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ के माध्यम से इसको प्रसारित करें। अगले वीडियो के लिए अवश्य सब्सक्राइब करें। इससे पिछले वीडियो को आपने देखा होगा और अन्य कक्षा 6ठी से लेकर के 12वीं तक के वीडियो के लिए डॉक्टर गजानन आर्य को आप YouTube में सर्च करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो मिलते हैं। सबको मेरा प्रणाम। मां सरस्वती का आशीर्वाद। सबको मेरा प्रणाम।